सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता माह लाहौर के अनारकली बाजार में जो धमाका हुआ उसके बाद इस तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम शायद दौरे पाकिस्तान पर ना आए, मगर पाकिस्तान के दुश्मनों के सारे ख्वाब चिकनाचूर हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और पहला टेस्ट खेल रही है। शायद ये बात पाकिस्तान अमन पसंद और दहशतगर्दी से पाक मुल्क है, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को एक आंख न भाई और एक बार फिर दुश्मनाना ने पाकिस्तान की जानिब से मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पेशावर का इलाका किस्सा ख्वानी बाजार, जिसकी जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुद कुछ धमाका किया गया और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 50 से ज़ायद अफराद इसमें शहीद जबकि 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, एक जाने पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फंडिंग रोकने और इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपनी खामियों के बाईस 2018 से फैटफ की ग्रे लिस्ट पर मौजूद है। पेरिस में कायम आर्मी मनी लॉन्ड्रिंग के दहशतगर्दों की मुआली मुआवनत पर नजर रखने वाले इदारे FATF के प्लानरी सेशन का इख्तितामी इजलास भी आज हो रहा है, जिसके एजेंडे में पाकिस्तान का जायजा शामिल है। इजाफी मयार के तहत कुछ अहदाफ की तामील के लिए पाकिस्तान के मजीद 4 माह यानी कि जून तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में उसे रहने का इम्कान है। मगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का क्या जवाब है, क्या वजह है, जबकि पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 नकात के एक्शन प्लान पर अमल कर दिया है। क्या FATF पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जहां एक जानिब मुल्क आलमी मसाइल का शिकार है, वहीं मुल्क की सियासत भी अपोजिशन और हुकूमत के सियासी मसाइल में घिरी हुई है। हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन पर तोल रही है और हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए सारा फोकस अपोजिशन पर रखे हुए है। हुकूमत की जानिब से हाल ही में सोशल मीडिया से मुतालिक कवानीन यानी कि पीका ऑर्डिनेंस तरमीम को सहाफ़ियों और वकला समेत इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों ने मुस्तरद किया, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठाया। मुस्लिम लीग नून ने पीका ऑर्डिनेंस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई, जिसे अवाम ने पेश करने का मुतालबा किया गया है। नून लीग ये कहती है करारदाद की मंजूरी से पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जहाँ पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, वहीं जब खवातीन की तरफ से औरत मार्च का ऐलान किया गया है, बदकिस्मती से पाकिस्तानी क़दामत परस्त औरतों को उनके हुकूक दिए जाने पर अकायद की तावीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। न जाने कुछ दानिश्वर हमा वक्त ये बात साबित करने की कोशिश में क्यों लगे होते हैं कि पाकिस्तान में ये चंद खवातीन पाकिस्तान के कल्चर को तबाह करने पर तुली हुई हैं, हालांकि खवातीन हर तबके की औरत के नाम होता है। तो ये तमाम तर मौज़ूआत हैं आज के मेरे शो के, जो कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताए। लेकिन ज़ाहिर है सबसे पहले हम बात करेंगे पेशावर धमाके की और इस पर हम बात करेंगे उस नेशनल एक्शन प्लान की जो कि ज़ाहिर है जो APS हमला हुआ था 2014 दिसंबर में, उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था जिसके 20 नकात थे। आज नेशनल एक्शन प्लान कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है नाजरीन आपको कि उन 20 में से सिर्फ 9 शिक़ें ऐसी थीं जिन पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ और 6 शिक़ें ऐसी थीं जिन पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ। और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब को हमने देखा, रद्दुल फसाद हमने देखा, जिसने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी का नेटवर्क था, जो दहशतगर्दी का ढांचा था, उसको तोड़ा। कई कदम तंजीमें हैं जो कि नाम बदल कर काम कर रही हैं, उनके खिलाफ हमने क्या काम किया, क्या उनको कौमी धारे में लाने की कोशिश की गई। ख़ास तौर पे जो फ़िरका वाराना और मजहबी फसादात है उसको रोकने के लिए एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी किया गया था, जिसे जय्यत उलमाए कराम की भी ज़ाहिर हिमायत हासिल थी। उसका क्या हुआ, इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ब्यूरो चीफ पेशावर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर यासिर साहब। उमैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 2-3 सवालात मैंने उठाए हैं। जब हम बात करते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसीलिए एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना जब ये आया था उस वक्त से लेकर आज तक की हुकूमत, आपको लगता है कि वाकई अमल दरामद ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बात यह है कि जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसके 20 नकात और वो बहुत अहम थे। हर शोबे को रिफॉर्म्स आपने करनी थी। मदरसा रिफॉर्म थी, पुलिस रिफॉर्म थी, जुडिशल रिफॉर्म थी, उसके बाद इस तरह की और कितने आपके रिफॉर्म थे
क्या हमने उन पे कोई अमल किया, और अगर क्यों नहीं किया तो उसका कौन जिम्मेदार है। आपने नेक्टा को फॉल बनाना था, अपनी रस्साकशी, पोलिटिकल और डिफरेंट किस्म की रस्साकशी की वजह से आपने उसको भी फॉल नहीं किया, उसको ना फंडिंग दी गई। जब एक इतना बड़ा नेशनल साले होते हैं और इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, देन 100 बिलियन 200 बिलियन डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि अवाम की सिक्योरिटी, जान माल की हिफाजत, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। और इसीलिए अवाम अपने हुकूमती नुमाइंदों को चुन के हुकूमत पे लाते हैं कि हमारे इन चीज़ों में प्रोटेक्शन की जाएगी, इन विच वी आर नॉट डूइंग गुड। सिर्फ मुसल्लह अफवाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जब आप वो बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, फिर फाटक एरिया में लड़ रहे हैं, फिर इंटरनल सिचुएशन में फसाद में मसरूफ़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस सब कुछ कर रही हैं, लेकिन इसमें पूरी कौम को लड़ना होता है। सबसे अहम बात यह, हमारे उलमा इकराम, हमारे मदरसों के जो इंचार्ज हैं वो, हमारी हुकूमत, इंटीरियर और उसके बाद होम मिनिस्ट्री, हमारी मुसल्लह अफवाज और साथ आपकी सिक्योरिटी एजेंसी, ये एक करना है। कोई वजह है कि पेशावर को या मेन सिटीज़ को हमने सेफ सिटीज़ ना बनाया हो, वहाँ कैमरेज की ओवरलैपिंग कवरेज ना हो। इशू ये है कि डिटरेंस, जब आप एक इंसिडेंट होता है और उसके सहूलतकारों को, उसके एग्जीक्यूटर्स को, उसके प्लानर्स को आप इसकी मदद से पकड़ लेते हैं, तो दिस एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू। ये हमारे में सबसे बड़ा फुकदान है। आज पेशावर के धमाका हुआ है, 2 हफ्ते के बाद हम सब भूल जाएंगे। हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म चाहिए कि हमने इसको कैसे रोकना है, हमने इसकी क्या करनी है। और ख़ास तौर पे जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई हुई है, सही बात है, कितनी मुश्किल से आई है। न्यूजीलैंड के वक्त क्या हुआ, अभी भी उनको थ्रेट आ रहे हैं, अलार्म आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इसके लिए एक्सेस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी होती नहीं है, जो कि होनी चाहिए इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए। हम एक दूसरे वाक़े का इंतजार क्यों करते हैं। पॉइंट टेकन हारिस साहब। उमैर यासिर गिर रिकनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। उमैर साहब क्या फरमा रहे थे सर, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही थी। जी, जो आपने सवाल पूछा था वो यही था कि देखें, अभी तक हुकाम तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई पहले से थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। वज़ीर दाखिला ने भी अब से 2 दिन पहले कह दिया, और यहाँ पर भी जो पुलिस हुकाम है वो भी यही बता रहे हैं कि पहले से ये थ्रेट नहीं था, ये अचानक ही ये इस तरह का वाक़या हुआ है। लेकिन जाहिर है ये अचानक नहीं हो सकता, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। और पेशावर में एक मखसूस जो है मस्जिद को निशाना बनाया गया है। काफ़ी अरसे से पेशावर चूँकि माजी में भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है और बड़े पैमाने पर रहा है, यहाँ के लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन यहाँ की उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मजबूत हिकमत अमली के तहत इन वाक़यात तकरीबन ये वाक़यात खत्म हो चुके थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ माह से जो सूबे के दीगर अजला हैं, ख़ुसूसन वो अजला जो अफगानिस्तान के साथ मुतसिल हैं, वहाँ पे कुछ वाक़यात ऐसे नुमा हो रहे थे। तो इस जो पेशावर में आज का वाक़या है, ऐसे किसी वाक़े की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा रही थी। लेकिन अब चूँकि ये वाक़या नुमा हो चुका है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, यही किस्सा खानी बाज़ार और उसके साथ मुल्क जो गुजर रिसालदार है, जहाँ पे इससे पहले भी कई दफ़ा के इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, अब हुकूमत को और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें अपनी हिकमत अमली को एक मरतबा फिर रिवाइज करना पड़ेगा और ऐसे वाक़यात की रोकथाम करनी पड़ेगी। वज़ीर आला महमूद खान ने इस वाक़े के रुनुमा होने के फ़ौरन बाद ही एक इजलास भी फौरी तौर पर तलब कर लिया है और उसमें तमाम जो सिक्योरिटी इक़दाम का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। और इस अच्छा उमैर, होता कुछ यूँ है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस वक्त रिपोर्ट भी तलब की जाती हैं, इजलास बुलाए जाते हैं, कमेटियाँ बनाई जाती हैं। अभी खबर आई कि जी इससे मुल्का इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आम तौर पे क्या होता है, क्योंकि देखिए सहूलतकार फैसिलिटेटर वहीं के ही होते हैं जो इस तरह की सहूलतकारी फराम करते हैं, क्या आम तौर पर इस तरह के कोई ऑपरेशंस किए जाते हैं, कोई गिरफ्तारियां की जाती हैं, किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नज़र आती है आपको यहाँ पर? देखिए, गुज़श्ता चंद माह से जब कबायली इलाकों में इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए, जहाँ पे पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को और दीगर लोगों को टारगेट करना शुरू किया गया था, तो हमने बतौर सहाफ़ी यहाँ पे IG से और दीगर हुक्काम से अक्सर ये सवाल करते रहते थे कि अब चूँकि ये लहर फिर से उठ रही है तो इस जानिब की तवज्जो दी जानी चाहिए। तो उनकी तरफ से हमेशा ये जवाब आता था कि हम इन हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं
और अपनी हिम्मत अमली बना रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आज आपने देख लिया है कि क्या है। दूसरी जानब आपने कहा कि इजलास बुलाए जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ इजलास की हद तक ये ऐसा होता है। आपने एक और बात भी कही कि इस हुकूमत जो है वो उनका फोकस पोजिशन पर है या पोजिशन का फोकस हुकूमत पर है। तो जब ये हालात ऐसे नहीं भी बने थे, मौजूदा जो सियासी हालात हैं, तो उस वक्त भी हुकूमत का जो फोकस था वो अपोजिशन पर ही था कि किसी तरह उनको सजाएं दी जाए, किसी तरह उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये जो अपने इर्द गिर्द के जो हालात बन रहे थे, मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बन रही थी, तो हुकूमत उससे बिल्कुल भी चश्मपोशी उन्होंने बिल्कुल की है, जिसका आज ये रिजल्ट सामने आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की फैटफ का मामला जो कि बड़ा अहम है, और ये खबर सामने आ रही है कि जून तक पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि पेरिस में कायम जो आलमी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर नज़र रखने वाले इदारे यानी कि फैटफ का जो प्लानरी सेशन का इख्तितामी इजलास है वो आज हो रहा है, यानी कि जुमे को हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का जायज़ा भी शामिल है। तो हारिस साहब, ज़ाहिर है जब पहले भी हमने देखा कि 27 नकात पर पाकिस्तान ने अमल किया और बड़ी ये कवी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा फैटफ की, लेकिन वो क्या मुहरकात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में रहा और अभी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा फैटफ की। तो आपको लगता है कि ये मामला टेक्निकल से ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है? ये 200% पॉलिटिकल मामला है। इसके अंदर वो हमें नहीं निकालेंगे जब तक हम उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं। जैसे वो चाहते हैं हम यस मैन का किरदार अदा करते हैं, जैसे हम पहले करते रहे हैं। और ये हमें कभी भी नहीं चाहते कि हम इकनॉमिक तरक्की करें, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क है। अगर इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये बेसिक रीज़न है। आपके सामने जो सुब्रमण्यम शंकर थे, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा था यस हमने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, बिल्कुल जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा। अभी आपके सामने हमारा प्राइम मिनिस्टर का रशिया का दौरा हुआ और उससे अगले दिन अमेरिका सेंट्रल बैंक ने हमारे नेशनल बैंक के ऊपर $55 मिलियन की पेनल्टी डाली, नॉट टू फॉलो द मनी लॉन्ड्रिंग प्रिंसिपल जो है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल एंड टेक्निकल टूल्स ऑफ बिग पावर्स के वो आपको अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। जबकि अगर आप किसी इंडिया का देखें, $1.44 बिलियन की उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, 40 बैंक इसमें इन्वॉल्व थे। कितनी प्रिंट आउट हुए, छपे हैं इनके के छापे गए हैं कि जी ये आलमी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। गुलबशन यादेव की हमारे से मिसाल है। उसके बाद अभी लाहौर का इंसिडेंट देख लें, फिर ओपनली बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हु डजंट नो। लेकिन क्योंकि वो इंडिया उसको अमेरिका उसको एज इंडियन प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, तो उधर आंख बंद की होती है। तो इन्फ्लुएंस तो है, ये बात तो साबित हुई। तो पाकिस्तान अब करे क्या? पाकिस्तान सारे इक़दामात भी उठा रहा है, और क्या करे पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया। पाकिस्तान जो कंटिन्यू ये ग्रे लिस्ट से आपको नहीं निकालेंगे जब तक आप सबमिट नहीं करते थे अपने आप को अमेरिका के आगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई फील कि इसलिए हमें अब अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरन पॉलिसी रखने की ज़रूरत है। जो भी हमारे मुल्क में बेहतर हो, हम अपने नेबर में अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, हम अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो ये हमारा एक हक है एज ए सॉवरन कंट्री। वी वांट टू रिमेन इंगेज विद एवरीवन, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन। हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन नॉट हमारे ताल्लुकात हमें किसी इंडिया के प्रिज्म से अगर अमेरिका देखते हैं हमारे ताल्लुकात को, तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को एक्सर्ट करना चाहिए और इकनॉमिक तरक्की करनी चाहिए। हमें सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। सेफ सिटीज़ जबकि बनी हुई हैं, वो हमने क्यों नहीं बनाई? मुझे तो उसकी आज तक बात। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद थे। और फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा। इसका मामला ज़्यादातर पॉलिटिकल हो गया है, टेक्निकल मामला ये निकल चुका है और इन्फ्लुएंस भारत का है, इस पर हम बात कर रहे थे। अब ज़रा बात कर रहे हैं पीका ऑर्डिनेंस से, जो कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी चल रही है और अब सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जो ये नोटिस जारी किया गया है, जवाब भी तलब किया गया है, और साथ ही साथ ये मामला आप अपोजिशन जमातें ऐवान तक लेके जा रही हैं। और एक पटिशन जो है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से यानी कि पीका ऑर्डिनेंस को मनसूख कराने के लिए एक तहरीक जो है वो जमा करा दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
दोनों मुतहरिक हो चुकी हैं और दोनों का ये मुतालबा है कि इस पर बहस की जाए ऐवान में। ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें किसी की राय शामिल नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, सहाफ़ी हैं, PFUJ से भी आपका ताल्लुक़ है और ब्यूरो हेड भी हैं हमारे। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। जब सारे सहाफ़ी बरादरी गई पीक ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट और वहाँ पर सारी समाअत भी हो रही है, कितनी उम्मीद है कि यह हक़ में फ़ैसला आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हुकूमत की तरफ से किसी लचक का मुज़ाहरा नज़र आता है कि वो सहाफ़ती तंजीमों को साथ बिठाकर इस पर बात करना चाहें? थैंक यू जी सुमैया। देखें, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सबसे पहले रुजू किया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद दूसरी तंजीमों ने भी किया और PBA ने और दूसरी दीगर तंजीमों उन्होंने भी किया, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कंपोनेंट है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने भी रुजू किया। देखिए, जहाँ तक आप उम्मीद की बात कर रही हैं, हम ये समझते हैं, हमें 100% उम्मीद है कि एक काम गलत हुआ है। उस पे हमारे जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल भी इनिशियल दिए हैं। जो CP लगाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लगाई है, उसमें भी उन्होंने दलाइल दिया है कि ये मुतसादिम है। आपने स्टेट जो है वो अपने शहरियों को हकूक देता है और बेसिक राइट्स देता है, उसको डिनाई आप कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो आपने कही कि लचक की बात, देखें, मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उस कमेटी में शामिल हूँ। PBA के सेक्रेटरी जनरल सदूर वो शामिल हैं, इमेंट के लोग शामिल हैं, APNS CPNE, उनकी एक कमेटी हमने बनाई हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी। हमारी उनके साथ वो नेगोशिएशन चल रहे थे कि जब गवर्नमेंट ने PMDA लाने की कोशिश की, उस वक्त भी हमने धरना दिया पार्लियामेंट के जो जॉइंट सेशन है उसके हमने धरना दिया और मजबूर किया कि हुकूमत पीछे हट जाए। क्यों? हुकूमत गलत काम कर रही थी। हुकूमत ने कहा कि चलें एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनमें कोई बेहतरी लाते हैं, और फेक न्यूज़ को हमने बिल्कुल एग्री किया। हमने कहा फेक न्यूज़ की कौन हिमायत करता है? कोई फेक न्यूज़ की हिमायत नहीं करता। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हों या ना हो, हम खुद भी इसको डिस्करेज करते हैं। और फिर हम गवर्नमेंट के साथ कोई हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई। 21 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 21 फरवरी को, 19 को शायद 19 को या 18 को वो पीका ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अब देखिए, बात यह है कि लचक, आप एक तरफ लचक वो शो करते हैं, दूसरी मरतबा आप ये काम करते हैं। अब रिसेंटली आप देख लें, फवाद चौधरी साहब ने जो है डिक्लेयर किया, हम मिले थे चौधरी परवेज इलाही साहब से, स्पीकर पंजाब असेंबली से, उन्होंने भी मुकम्मल हिमायत दी। उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम ये जो मशावरत करके मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको दूर किए जाए। फवाद चौधरी साहब ने आके एक TV प्रोग्राम में कह दिया कि जी अच्छा ठीक है, हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको वापस लेना चाहिए। तमाम सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो गई है, TV चैनल्स, आपके वकला, आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब उनको, अब गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट इसको वापस ले। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद थे प्रेसिडेंट PFUJ शहजाद जुल्फ़िकार साहब। उनका कहना था कि हुकूमत को अब ये पीक ऑर्डिनेंस वापस लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ औरत मार्च पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। इस आलमी दिन पर ख़वातीन मुख्तलिफ सेमिनार्स करती हैं, कहीं मार्च होते हैं, कहीं ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन खासे अरसे से मुतनाज़ बन रहा है और उसकी वजह है औरत मार्च। और अब एक बार फिर यह मामला उठा क्योंकि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म को। उस ख़त का जिक्र मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कर चुकी हूँ और उन्होंने अपने इस ख़त में ये कहा कि जो ख़वातीन का मार्च है, जो औरत मार्च है, ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके के बैनर्स लेके ख़वातीन आती हैं, जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, वो हमारे इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ हैं।
उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दूसरे उन्वान से ये कर लिया जाए मार्च, इसका नाम औरत मार्च नहीं होना चाहिए, या तो हया मार्च हो या फिर कोई और मार्च हो उसका नाम, लेकिन औरत मार्च नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने ये कहा कि मैंने पाबंदी का मुतालबा नहीं किया, मुझे इसके सिर्फ नाम से और इसके नारों से एतराज़ है। तो क्या यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि ख़वातीन जो कि कुछ नारे और कुछ बैनर्स लेकर आ जाती हैं जिस पर जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ख़वातीन मार्च की, वो भी ये कहती हैं कि सब पर हमारा जोर नहीं है, बहुत से नारे ऐसे हैं जो कि हमारी तरफ से नहीं होते, वो कुछ औरतें हैं, कुछ ख़वातीन जो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर लेकर आ जाती हैं। तो आज़ादी इज़हार राय सबका हक़ होता है, ये नहीं है हमारे मुल्क में। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपके वक्त का। और नुसरत सैर अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, नुसरत सैर अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले हम मुफ्ती हनीफ साहब से गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मुफ्ती साहब, जब बात की जाती है कि जी हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जब ये ख़त लिख कर ये बात करते हैं कि जी ये मार्च जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसका नाम औरत मार्च नहीं होना चाहिए, इसका मार्च का नाम कुछ और होना चाहिए, तो क्या मार्च का नाम तब्दील कर देना या मार्च का हक ना देना, क्या ये सही बात है औरतों को? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक जमहूरी मुल्क के अंदर किसी भी जिन्स को, किसी भी सिंफ को, किसी भी जमात को और किसी भी मकतबे फिक्र को इज़हार माफ़ी ज़मीर करने के लिए जुलूस का, जलसे का, प्रोग्राम का इख्तियार होना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, तो जब हम पाकिस्तान के अंदर एक रियासत के उसूल और क़वानीन के मातहत यहाँ रहते हैं, तो फिर हम पर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ऐसी लागू हो सकती हैं कि हम अपने माफ़ी ज़मीर की उन चीज़ों का इजहार करें या उन चीज़ों को हाईलाइट करें कि जो कुरान और सुन्नत और हमारी रियासत के कवानीन से मुतसादिम ना हो। अब कोई आदमी आज़ादी मार्च के नाम पर मार्च करे और उसमें पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ 2-4 बैनर ही लगा दे और उस जमात का नारा यह हो कि हम चाहते हैं कि हमें हर किस्म की परेशानी से आज़ादी हो, तो अब उनका मार्च करना तो ठीक है, लेकिन क्या उनको इजाजत दी जाएगी? इसका क्या ताल्लुक है? वो तो ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी में मामला हो जाता है। मेरी बात को पूरा होने दें प्लीज। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब अगर एक प्रोग्राम के दौरान, चाहे वो मजहब के नाम पर हो या वो किसी सियासत के नाम पर हो, उसमें रियासती इदारों के खिलाफ बैनर लगाए जाएं या इश्तिहारात लगें या नारे लगें और ऐसा बार बार हो, तो क्या अगली दफा इजाजत दी जाएगी महज उस प्रोग्राम की कि जिसके अंदर रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगें? यकीनन आप कहेंगी कि नहीं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि औरत के हुकूक का कोई मुखालिफ नहीं, असल तो औरत के हुकूक का मुहाफिज इस्लाम है। ये कुरान ही है जिसने सूरत निसा औरतों के नाम की एक सूरत है। दुनिया की किसी किताब में ऐसा चैप्टर और उन्वान मौजूद नहीं है। मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं है, औरतों के नाम की सूरत है। अल्लाह ताला ने एक औरत के माँ के पेट से दुनिया में आने से लेकर उसके कब्र में जाने तक, उसके बीवी बच्चे। मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल ले लें, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे दूसरे पे मेहमान को वक्त देना है, आप मेरा सवाल ले लें। बयान किया है मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आया सर, मैं दोबारा आऊंगी अभी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।